अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर 4 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारे पास। इसमें हम बेटा स्टॉक्यूमेट्री को पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्टॉक्यूमेट्री, और इसके बाद स्टॉक्यूमेट्री कोएफिशिएंट की अहमियत को समझेंगे। स्टॉक्यूमेट्री कोएफिशिएंट की अहमियत को समझने के बाद केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो वेलकम इन वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बेटा आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 4 एंड फर्स्ट लेक्चर आ जाए। बेटा स्टॉक्यूमेट्री, व्हाट इज स्टॉक्यूमेट्री? बेटा स्टॉक्यूमेट्री कॉमनली बेटा आपको एक्सप्लेन करता है कि आपको किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट की जरूरत होगी, या स्टॉक्यूमेट्री आपको एक्सप्लेन करता है कि किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए, स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की एडिशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक सवाल आता है, व्हाट इज मोल? बेटा जब भी हम एटॉमिक मास को, चाहे वो किसी भी एटम से रिलेटेड है, किसी भी मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, तो चाहे वो एटॉमिक मास है, चाहे मॉलिक्यूलर मास है, चाहे फार्मूला मास, जब मेरा बेटा हम उनको ग्राम्स में जाहिर कर देते हैं तो वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। जैसे आपके पास, आपको मालूम है कि 23 जो है वो आपके पास एटॉमिक मास है सोडियम का, तो अगर मैं उसको ग्राम में चेंज कर दूं, यानी 23 ग्राम कर दूं, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ सोडियम। इसी तरह जो 12 है, 12 है, 12 वो एटॉमिक मास है कार्बन का, अगर मैं उसको चेंज कर दूं 12 ग्राम में, तो वो आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी है, जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, उसमें जो एटॉमिक मास है वो आपके पास तकरीबन होता है 16, तो जो 16 को अगर मैं ग्राम में लिखूं, 16 ग्राम लिखूं, तो वो होगा एटॉमिक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी तरह से हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक ये सब यूनिट है, या कह लें कि यूनिट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल स्पीशीज, मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स का हमें अंदाजा हो जाता है स्टॉक्यूमेट्री की मदद से कि किसी रिएक्शन में कि रिएक्टेंट कितनी मिकदार में चाहिए, या कितने रिएक्टेंट डालेंगे तो कितने प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। ये लॉ ऑफ यानी कंजर्वेशन ऑफ मास को भी जाहिर करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी जाहिर करेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक हमें यानी मास जाया नहीं होगा, यानी ना रिएक्टेंट जाया होंगे ना प्रोडक्ट जाया होंगे। जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट ऐड करेंगे उतनी अमाउंट में आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, एक आइडियल सिचुएशन में। खैर, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम फर्स्ट में पढ़ेंगे स्टॉक्यूमेट्री। व्हाट इज स्टॉक्यूमेट्री? बेटा स्टॉक्यूमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेटा ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, which help us to calculate the amount of reactant, यानी वही amount of reactant। अब ये amount of reactant किस में होंगे? number of moles में होंगे, number of moles में होंगे ये amount, कि आपके पास कितने number of moles है reactant के। तो calculate the number of amount of reactant and product, यानी चाहे वो number of moles of reactant हो, चाहे number of moles of product हो, हम उसको क्या कहेंगे? calculate the amount of reactant and product बाय यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। यानी स्टॉक्यूमेट्री क्या हुई कि जिसमें हम कितने रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट हैं, उसकी क्या अमाउंट है, उसको हम मालूम कर लें किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब हमारी मर्जी है, यूनिट मोल ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जो मोस्टली केमिकल रिएक्शन है या जो केमिकल्स हैं वो हम मोल्स में ही लेते हैं, मोल्स को ही हम आगे लेकर चलते हैं। खैर, फिर हम देखते हैं कि stoichiometry is an important concept in the chemistry which helps us to calculate the amount of reactant and the product by using a balanced chemical equation। तो हमारे पास जो stoichiometry है वो important concept है, वो हमें बताता है केमिस्ट्री में
एक्सप्लेन करता है कि हम कैलकुलेट जिसकी मदद से कर सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से बताता हूं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा सा सब्र रखें। अच्छा भाई, स्टोइकियोमेट्री, द स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट आर यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बेटा स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ये भी बताता हूं एक्चुअली में क्या होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री अभी के लिए सुने, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट आर यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन, यहां लिखा है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी किसी भी कॉमन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को यूज करते हैं। तो द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय प्रोवाइडिंग द मोल रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बात आ गई ना मोल की, यानी कि हम बैलेंस कैसे करेंगे, प्रोवाइडिंग द मोल रेशियो, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो आपके पास प्रोडक्ट, दोनों को हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे और हमारे पास एक रेशियो आ जाएगी दोनों की, जिसकी मदद से हम क्या कर देंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या कहलाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाएगा। खैर आते हैं, तो मेरे बेटा ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें N2 + H2 NH3 अमोनिया बन गया, नाइट्रोजन गैस ऐड हुई, हाइड्रोजन गैस ऐड हुई और क्या बन गया, अमोनिया बन गया। अब मेरे बेटा इसको, ये अब सिर्फ केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। क्या है भाई, केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, यानी यहां देखते हैं N2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, H2 है, ये भी दो, ये भी दो। यहाँ देखते हैं भाई, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यानी सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यानी यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये नाइट्रोजन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और ये जो 2 जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया, यही आपके पास कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जब मैं ये सारे कोएफिशिएंट ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल जो कोएफिशिएंट है वो आपके पास स्टोइकियोमेट्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्टोइकियोमेट्री कहलाएंगे केमिकल इक्वेशन की, यानी वो नंबर ऑफ मोल्स में फिर क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमारे पास 2 था, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी था, तो 2 तिया 2 मल्टीप्लाइज बाय 3, तो 2 तिया 6 हो जाता है हमारे पास। तो 2 तिया 6, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, ये हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। क्योंकि अब देखें 2 नाइट्रोजन कंप्लीट, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। यानी अब देखिए, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंप्लीट हो गए, यानी जितने नंबर ऑफ मोल इधर है उतने ही नंबर ऑफ मोल तकरीबन इतने हैं, या जितने नंबर ऑफ आप कह लें कि एटम इधर है उतने ही नंबर ऑफ एटम इधर है। कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ भी कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। अब अगर यहाँ देखें तो आपके पास 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो यहाँ मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, हमें मालूम है। 1 मोल ऑफ N2 है, तो यहाँ 2 मोल ऑफ NH3, यानी अब मैं बैलेंस कर दिया है एटॉमिक लेवल पे जाके, यानी एटम्स को कंसीडर करके कि हमने कि इतने एटम हैं तो इतने एटम होने चाहिए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। अब हम नंबर ऑफ मोल्स पे आ जाएंगे, एक दफा कोएफिशिएंट ऐड कर दिया, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे कि अगर मैं एक, कुछ नहीं है N2 से पहले तो 1 होता है, तो अगर मैं नंबर ऑफ, लगा देता हूँ भाई, ये ऐसा ना हो, हाँ भाई, अगर एक नंबर ऑफ मोल है इसका, किसका, नाइट्रोजन का आपके पास, तो आपके पास और 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास हाइड्रोजन गैस के, यानी 8 नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन गैस का और 3 नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन गैस के, तो आपके पास जो अमोनिया बनेगी वो 2 मोल ऑफ अमोनिया के बनेंगे, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलाने से 2 मोल ऑफ आपके पास क्या बन जाएगी, अमोनिया गैस। जो अमोनिया है
उसकी फॉर्मेशन लिक्विड फॉर्म में होगी, कितनी हो जाएगी भाई, 2 मोल ऑफ या 2 मोल ऑफ अमोनिया बन जाएगी। गैसियस फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। खैर, यानी एक दफा स्टोक्योमेट्री लगाने के बाद उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सेकंड इक्वेशन पे आए तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 ही आयोडीन, यानी 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, लेकिन यहाँ कितना, 1 हाइड्रोजन 1 आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड में तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यानी ये बैलेंस हो गया। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, यानी ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये भी आपके पास कितना हो गया, 2 2 हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 ही आयोडीन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, और इस कॉफिशिएंट को आप क्या कहेंगे, स्टोक्योमेट्री कॉफिशिएंट। अब आप नंबर ऑफ मोल्स भी काउंट कर सकते हैं, यानी अब कुछ नहीं है तो 1 है। अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा हाइड्रोजन का गैस का और 1 मोल लूंगा आयोडीन का, तो मेरे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। अब मैंने काउंट कर लिया। अब दोबारा से नेक्स्ट पे आते हैं। दोबारा से हमने सबसे पहले क्या बैलेंस करना है इक्वेशन। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना, 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। हाइड्रोजन आपके पास 4 हो गए तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस H2, 1 मोल ऑफ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड टू प्रिपेयर द 2 मोल ऑफ वाटर H2O। यानी अगर हमने 2 मोल ऑफ वाटर बनाना है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस को हमें लेना पड़ेगा। अब यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। देखते हैं, एक कैल्शियम ठीक है, ऑक्सीजन 1 और 2, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, 2 और 1 3, तो ये 3 ऑक्सीजन। अब कार्बन कहाँ है, ये कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यानी बैलेंस है। पहले से ही केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मतलब सबके पीछे जो स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। ऐड कर दो या कंसीडर कर लो, 1 1 और 1, यानी अगर मैंने 1 मोल ऑफ आपके पास बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट तो मुझे 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट की मदद से। और फिर स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट ही जब सारे स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट हम ऐड अप कर देंगे तो वही क्या कहलाएंगे, केमिकल इक्वेशन की स्टोक्योमेट्री कहलाएंगे, और वही स्टोक्योमेट्री आपके पास एक्सप्लेन करेगी नंबर ऑफ मोल्स को। तो अब स्टोक्योमेट्री नंबर ऑफ मोल को कैसे एक्सप्लेन करती मैंने आपको बता दिया। यानी सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, उसकी स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। जब सारे के सारे स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट ऐड अप हो जाएंगे तो हमारे पास जो क्या कहलाएंगे, वो ओवरऑल स्टोक्योमेट्री कहलाएंगे, और स्टोक्योमेट्री ही हमें नंबर ऑफ मोल्स को बताती है। यानी स्टोक्योमेट्री जो भी है वही हमें क्या बताएगी, नंबर ऑफ मोल्स को बताएगी। अगर 1 है 2 है 3 है कुछ भी है स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट तो वही आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इसी तरतीब से हम क्या कर देते हैं, तमाम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का क्या लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। खैर, तो स्टोक्योमेट्री आपको मेरे लिहाज से तकरीबन मैंने जितना मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया। स्टोक्योमेट्री की आपको समझ आ गई होगी, स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट क्या होता है इसका भी आपको पता लग गया होगा, और स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट जब सारे के सारे लिख देते हैं उसी को स्टोक्योमेट्री कहते हैं। और ये स्टोक्योमेट्री किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्लेन करती है ये भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है केमिकल फार्मूला। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल फार्मूला? अ केमिकल फार्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप क्या करते हैं, सिंबल्स को जमा करते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ लिखा N2 लिखा, H2 लिखा, NH3 लिखा, ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड। यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन था, एक कंपाउंड कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, हाइड्रोजन था, कंपाउंड कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, अमोनिया है, NH3 है, कंपाउंड कह लो, मॉलिक्यूल कह लो। तो इसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो सिंबॉलिक यानी एक एन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन और फिर उसके साथ तीन, तो यही इसकी क्या होती है, असल में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical compounds that indicates the types of atom and the number of atom present in a molecule। तो एक मॉलिक्यूल में कितनी टाइप्स के और कितने नंबर्स में एटम्स मौजूद हैं, ये हमें क्या बताएगा, केमिकल फार्मूला बताएगा। जैसे यहाँ NH3, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, और कौन कौन से भाई, दो टाइप्स के, एक नाइट्रोजन का एटम, एक हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, कितनी तादाद में, एक नाइट्रोजन का है, तीन हाइड्रोजन के हैं। तो हमें टाइप भी पता लग गई कि दो टाइप के हैं, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तादाद भी पता लग गई, एक नाइट्रोजन का है और तीन हाइड्रोजन के एटम है। अब ये किससे फुलफिल हुआ, यानी केमिकल फार्मूला की मदद से। दोबारा से, chemical formula is a symbolic representation of a chemical compound that indicate the type of atom and the number of atom present in a molecule। type of atom को बता देंगे, number of atom को indicate कर देंगे। जैसे हमारे पास बेटा NH3 है, अब ये एक क्या है आपके पास, केमिकल फार्मूला है, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन है। टाइप्स को भी बता रहा है हमारे पास बेटा H2O है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसको बता रहा है। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम एक कार्बोनेट, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन, या एक कार्बोनेट भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये इस सब को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, केमिकल फार्मूला कर रहा है। अब यही क्या है, इन तीन कंपाउंड के नाम क्या है, अमोनिया, वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखी है, इसी को क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब आगे केमिकल फार्मूला की क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यानी इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो ही टाइप्स हैं केमिकल फार्मूला की। तो इंपीरिकल फार्मूला, द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द simplest whole number ratio of the atom present in a compound is called the empirical formula। यानी ऐसा फार्मूला जो आपको क्या दे दे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको प्रोवाइड कर दे किसी भी फार्मूले की, वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। जैसे बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला है। अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना चाहूँ तो रेशियो कैसे निकलेगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 कम 6, 6 कम 6, तो आपके पास C भी एक दफा आ जाएगा और H भी एक दफा, C1H1। तो ये इसका सिंपलेस्ट एक होल नंबर रेशियो आपके पास आ जाएगी, जो आपने क्या निकाली, एक रेशियो निकाली 1:1। यानी अगर मैं इसको पहले लिखता तो 6:6, तो ये किस में कन्वर्ट हो सकती है, 1:1 में कन्वर्ट हो सकती है। तो यही एम्पिरिकल फार्मूला करता है, जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसी को बताएगा। जैसे आपके पास बेंजीन है, असल में उसका फार्मूला क्या है, C6H6, लेकिन ये एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, CH। अब जैसे ग्लूकोज है, आपके पास उसका फार्मूला आता है C6H12O6, लेकिन एम्पिरिकल कैसे लिखेगा इसको, एम्पिरिकल फार्मूले में आप इसको कैसे लिखेंगे, आप दोबारा से रेशो बना दो, 6:12:6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 1:2:1, यही बनेगी CH2O। तो ये इसका क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। बेंजीन का CH बन गया और आपके पास ग्लूकोज का क्या बन गया, CH2O बन गया। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और जिनकी सिंपलेस्ट ही हो, जैसे आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड है, तो 1:2, ये सिंपलेस्ट ही है। तो ये इंपीरिकल भी इसका यही होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास चेंज नहीं होता, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत को कहते हैं। तो यही इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अब पे आते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड।
यानी ये आपको रेशो नहीं बताएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सिंपल फार्मूला जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही बताएगा और उसके अलावा किसी किस्म की रेशो आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। यानी सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला कितने नंबर ऑफ एटम है वो बता देगा। जैसे अब इस केस में अगर आ जाए बेंजीन के केस में, तो ये जो मैंने C6H6 लिखा था यही असल में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये जो मैंने जो आपके पास ग्लूकोज के केस में C6H12O6 लिखा था यही क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और जाहिर सी बात है जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला भी यही है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा, नो चेंज। यानी वही सिंपलेस्ट होल रेशो कुदरती है, हमने इसमें चेंज नहीं किया। तो यही जो एक्चुअल असल में एक्चुअल मॉलिक्यूल में कितने, यानी एक मॉलिक्यूल में एक्चुअली कितने एटम मौजूद हैं, यही आपको क्या बता देगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देगा। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, स्टोइकियोमेट्री पढ़ी, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर हमने बताया कि स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट जब सारे के सारे आप लिखते हैं तो यही स्टोइकियोमेट्री कहलाती है और यही स्टोइकियोमेट्री नंबर ऑफ मोल्स है असल में, या नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्लेन करती है। केमिकल फार्मूले को पढ़ा, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है वो हमने बता दिया कि केमिकल फार्मूले को आप सिंपल लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ एटम को बता देगा, नंबर ऑफ एटम को बता देगा, केमिकल फार्मूला की कितनी टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर हमने दोनों यानी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर को पढ़ा और उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।